हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में, उनका जो सब्जेक्ट हैगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 की कंप्लीट थ्योरी, जिसका नाम हैगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको इस कंप्लीट यूनिट के जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो कंप्लीट कंटेंट मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस टाइप की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। अगर आपको इस यूनिट की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक पिन हो रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अपलोड मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इसे। सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर और एनी एक्सप्लेनेटरी नोट। ये चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मीन द पीरियड एंडिंग 31st डे ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर। जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है एंड कब, जो 31st डे होता है मार्च का, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक का जो ईयर होता है उसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। फिर अगर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 129, जो सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट का, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ लीगल रिक्वायरमेंट बताई है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। तो नंबर 1 है शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो भी अफेयर है, अफेयर का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन, जो भी बिजनेस कंपनी कर रही है, उसकी एक फेयर और ट्रू व्यू देने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। सेक्शन 133 के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किए गए हैं, उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है शेल बी इन द फॉर्म और फॉर्म में बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लास ऑफ कंपनी शेड्यूल 3। किस फॉर्म में होनी चाहिए, जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, उस फॉर्म में होनी चाहिए। फिर अगर द आइटम कंटेंट इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आइटम डिस्क्लोज करे गए हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो उनका नेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया गया है उसी नेम से डिस्क्लोज होने चाहिए, उनका नेम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपकी 4 रिक्वायरमेंट होंगी जो आपको फुलफिल करनी होती है अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, वो है डिविडेंड क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो डिविडेंड मींस प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज नॉट रिटेन्ड इन बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि बिजनेस में रिटेन्ड नहीं किया जाता है, उसे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो कहलाता है आपका डिविडेंड। फिर आएगा टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला आता है आपका प्रपोज डिविडेंड। द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नोन एज प्रपोज डिविडेंड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो जो डिविडेंड बताते हैं कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, वो कहलाता है आपका प्रपोज डिविडेंड। इफ एन एंटरप्राइज डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, द एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज दो डिविडेंड एज लाइबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट अनलेस स्टैट्यूट रिक्वायर अदरवाइज। अगर किसी कंपनी ने बैलेंस शीट डेट खत्म होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो वो कंपनी उस डिविडेंड को अपनी लाइबिलिटी शो नहीं कर सकती बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, उनमें ये मना करा गया है कि कोई भी कंपनी जब तक डिविडेंड उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बन जाती है, तब तक उसे डिस्क्लोज एज अ लाइबिलिटी नहीं कर सकती, तो वो डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्लोज करने को कहा जा रहा है, तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड किया जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। इसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो प्रपोज कौन करता है, डायरेक्टर बताते हैं और शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। शेयर होल्डर आर एम्पावर्ड टू अप्रूव और लोअर द डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर ने जो डिविडेंड बताया है, शेयर होल्डर उसे अप्रूव भी कर सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर इस डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले फिक्स्ड रेट से, तो उसे कहा जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड की पेमेंट करने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो उसे कहा जाता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड।
ये हो गया आपका इसका सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो देखना है फॉर्मेट जो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया है। इस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करो एज पर शेड्यूल 3। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है बैलेंस शीट, फिर नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। इसमें आपके कॉलम बनते हैं पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके बाद सबसे पहला जो हेड आता है इसमें वो आपको लिखना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर आपके 4 सब हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि पहला आएगा शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपके शेयर होल्डर फंड में आएंगे। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आपका इसका कोई सब पार्ट नहीं है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आपके आएंगे इनमें करंट लाइबिलिटीज में। फिर आपकी आती है एसेट साइड। एसेट साइड में आपका नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपका आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स। एक्चुअली में आपके ये इतने सारे नहीं आते, सिर्फ जो मेन लिखने होते हैं आपको वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर आपका आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। इसमें भी आपको जो मेन लिखने होते हैं वो होता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स। ये आपका होता है फॉर्मेट बैलेंस शीट का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको सबसे ऊपर नेम ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना होता है आपको। फिर कॉलम आते हैं, इसमें भी आपका पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर एज एट एंड ऑफ करंट ईयर और फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें आपके हेड आता है, पहला पार्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मींस एक्चुअल सेल्स क्या है आपकी। फिर आता है आपका अदर इनकम, उसके बाद टोटल रेवेन्यू आ जाता है। फिर एक्सपेंसेस आते हैं आपके, जिसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। उसके बाद आपको इन सब का टोटल एक्सपेंस लेना होता है। फिर उसके बाद निकालना होता है आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टैक्स, जिसमें आपको क्या करना होता है, थर्ड और फोर्थ वाला होता है उसे माइनस करना होता है, थर्ड वाले में से फोर्थ वाले को। तो आपका ये फिफ्थ पार्ट आ जाता है। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल आइटम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखने होते हैं। फिर सिक्स से निकालना होता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, इसमें से आपको फिफ्थ वाले में से सिक्स वाला पार्ट माइनस करना होता है। फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, जिसमें आपको सेवंथ वाले में से एट्थ वाला माइनस करना होता है। फिर आपका टैक्स का एक्सपेंस आता है कि कितना टैक्स हुआ आपका। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये आपको इतना नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपको टैक्स का एक्सपेंस देना है और फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। बहुत छोटी सी यूनिट है, इसमें आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना ही थ्योरी का कंटेंट आपका इसमें कवर हो रखा है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसमें सिर्फ इतना ही कंटेंट है जो आपको कवर करना है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।